कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी एनसीईआरटी सीरीज जो 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रहा है, वो क्लास 7th का ज्योग्राफी का क्लास चैप्टर 7 आज का वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो है। जो नए हैं उनके लिए विशेष सूचना यह है कि हमारा अलग अलग क्लास का और अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन गई है। आप जाके उस पर देख सकते हैं और यकीन मानिए कि ये जो प्लेलिस्ट है, इससे अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ओके, सो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान में जीवन, ये आज का जो टॉपिक है, रेगिस्तान में जीवन। और ये वीडियो छोटा ही रहेगा, बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट लाइन है, वो सारे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, जिससे वीडियो जल्दी से हो जाएगा, आपका भी नेट बचेगा और टाइम, मेन तो टाइम का है। रेगिस्तान में जीवन, रेगिस्तान में जीवन, इसमें आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ाया है मैंने कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहां पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के लिए उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाता है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे जहां अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना लोग जानते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, जो कर्सर है उस पर नजर रखिएगा, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पतियों, चरम तापमान होते हैं। यानी तापमान बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। अब रेगिस्तान की बात आती है तो हर किसी को लगता है कि गर्म होगा, लेकिन रेगिस्तान गर्म और ठंडे दोनों भी हो सकते हैं। और कौन सा रेगिस्तान गर्म है, कौन सा ठंडा है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे। तो इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं कि जल ही कहीं नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है, काफी गहराई में रहता है। लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो अब रेगिस्तान की डिफिनेशन कहीं पूछी जाए तो ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी ने लिखा है, ये आप देख लीजिए। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अगर और छोटा करें तो रेगिस्तान उसे कहते हैं जहां अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति पाई जाती है, उसे रेगिस्तान कहते हैं। गर्म रेगिस्तान किसको कहते हैं? सहारा को, सहारा रेगिस्तान को। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप में ये पाया जाता है। विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान को देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आ जाते हैं आगे। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 यानी 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप सोच लीजिए भारत का कितना परसेंट, कितना हिस्सा जो है वहां का रेगिस्तान है। ओके, यानी कि बहुत ज्यादा है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन से? इन देशों के नाम याद रखिएगा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को। ओके, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा।
ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे या कहिए रटने पड़ेंगे। कई बार पढ़ने पर याद आ जाएंगे क्योंकि नाम काफी सुने हैं, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, अफ्रीका वाले नाम काफी अ, कई बार कहीं ना कहीं पढ़ा गया है। अब ये है कि रेगिस्तान का नाम जैसे सुना वैसे याद आ गया कि बालू ही बालू, बालू ही बालू। तो यहाँ पे सहारा रेगिस्तान के लिए ये बात नहीं लागू है कि बालू ही बालू होगा और उड़ता रहेगा। सहारा मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान के लिए मरुस्थल शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, यानी विशाल परतों से तो ढका हुआ है, परंतु वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उथित पठार भी पाए जाते हैं। ये देखिए उठे हुए, उठित मतलब उठे हुए पठार भी पाए जाते हैं। ये देखिए चट्टान, यहाँ अंदर जो है एक सेकंड हम जब पेंसिल ले लें। ये ये देखिए ये जो है ये सब बालू है और उसके ऊपर चट्टान टाइप टाइप की चीजें हैं, बजरी टाइप की। ये देखिए और ये है चट्टानी, नग्न चट्टानी सतह उठित पठार। ये देखिए चट्टान जो है उठ गया है। ये सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पेंसिल को रख देते हैं। ओके, तो ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर, जो कि बहुत ज्यादा होता है, से भी अधिक ऊंची है। आगे बढ़ते हैं। ये मैप है, इसका आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, अब तक हम यहाँ पढ़ा ले देते हैं। आज का सहारा रेगिस्तान जो है वो ऐसा नहीं था कि अ, ऐसे बंजर था। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से कैसे पता चला? सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। कर्सर पर नजर रखिएगा। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। जलवायु परिवर्तन हुआ तो सब कुछ बदल गया। तो जलवायु का, और जलवायु के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इंसान जिम्मेदार होता ही है, विशेषकर वहां का जो जिस जहाँ की जलवायु एकदम से बदल गई है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु, अब यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी है जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। वर्षा जो होती है वो बहुत समय के लिए बहुत कम समय के लिए होती है। वर्षा ऋतु यानी जैसे इंडिया में चलता है जून, अ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने चलता है, तो वैसे वहां 4 4 महीने नहीं चलता है, बहुत कम समय चलता है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होता है। वर्षा ऋतु की बात होती है, यानी मात्रा की बात नहीं हो रही है कि कम मात्रा में बारिश होती है, कम काल के लिए बारिश होती है। यह आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ जो आकाश होता है वो बादल रहित यानी साफ साफ रहता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। जो नमी होती है वो संचय नहीं होती, अंदर सोखती नहीं, वाष्पित होकर यानी उड़ जाती है। इसको भी पेंसिल से बताने की कोशिश करें, चलिए। जो नमी होती है वो वाष्पित होकर यानी धरती के संचय होकर धरती के अंदर नहीं जाती है, जो भी होती है वो वाष्पित होकर उड़ जाती है। दिन अविश्वसनीय, दिन जो है दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाती। 45 में तो हम लोग हाहाकार मचा देते हैं। तो जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं।
इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। ताप का विकिरण होता ही है, एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। और रातें अत्यधिक ठंडी होती है। अच्छा, दिन बहुत गर्म, रातें ठंडक, तो इंसान को नुकसान करेगा ही, लेकिन जो वहां रह रहा है वो तो आदी हो जाता है, उसी हिसाब से शरीर ढल जाता है। तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच, रात में जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। तो ये सारी बातें आप पढ़िएगा जरूर। और हाँ, ये एक है छोटा सा इसमें, सहारा के अल जिजिया क्षेत्र में कई वर्ष पहले यानी 1922 में और 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई थी। अब तक का सबसे ज्यादा, यानी अब अभी भी देखा गया होगा, इससे ऊपर कोई नहीं निकला। अब तक का सबसे ज्यादा जो है 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज है। लोग सऊदी को बता देते हैं, यानी सऊदी इससे नीचे है, तभी तो ये इसी की चर्चा हो रही है। सबसे गर्म रेगिस्तान। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात। एक सेकंड। वनस्पति वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ये सारी बातें याद रखना, नाम पूछा जा सकता है क्या क्या मतलब पाए जाते हैं कहीं भी। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ों से ही घिरे हुए एक द्वीप टाइप के पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अब जैसे छिपकलियां हैं, ये तो ठंडक गर्मी में अच्छे से रहती हैं, ठंडक में तो छुप जा। वैज्ञानिकों को यहाँ पे मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। ये देखिए, सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, मरुद्यान देखिए कैसे होता है, जो एक ही जगह काफी पेड़ पौधे लग गए, ये देखिए। चलिए पेंसिल ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये खाली है। लग गए तो लग ही गए। ऐसे यहाँ खाली है, लग गया तो लग ही लग गए आगे। इस टाइप से होता है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। लोग, अब लोगों की बात होगी कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है, ये आदिवासी होते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट तथा घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। ये सारी बातें हैं, या आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। और हाँ, यहाँ पे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम भी पाया जाता है। और तेल की खोज में यहाँ लोग लगे हुए हैं, जिससे भी यहाँ पे जो यहाँ का वातावरण है वो बदल रहा है। ये देखिए, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। गर्त कैसे बनते हैं? जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, जब गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, जहां गर्त में भूमिगत जो जल होती है सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, वहां मरुद्यान बनते हैं। यानी कि मरुद्यान यानी पेड़ पौधे जो उगते हैं, वहां पे कैसे उगते हैं कि जब जहां गर्त में जो भूमिगत जो भूमि के अंदर जल है वो ऊपर आ जाते हैं, तब वहीं पे मरुद्यान यानी पेड़ पौधे काफी उग जाते हैं, बाग की तरह। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। ये सारी बातें हैं। जीवन शैली की बात हो रही है। और लद्दाख, अब ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, जो कि भारत में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित, बृहद हिमालय, हिमालय के भी कई भाग हैं, में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है।
इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। सिंधु नदी प्रमुख है, ये बातें याद रखिएगा। और लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। और ये सब नहीं पढ़ना है, एक एक रीडिंग लगा लीजिएगा बस। लद्दाख शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय दर्रा। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश, पर्वतीय दर्रा वाला देश। पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से स्थान की बात हो रही है। सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक, ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना देखिएगा। लद्दाख का कारगिल किधर है, कहाँ क्या है, ये देखिए सियाचिन कहाँ है। आगे आते हैं नीचे। वनस्पति जात एवं प्राणी जात कैसे रहते हैं यहाँ पे? तो उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यानी घने नहीं होते। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं, इसलिए यहाँ आसान नहीं है। और कुछ खास तरह के जो है जानवर यहाँ पाए जाते हैं, कुछ खास तरह के जानवर यहाँ पाले जाते हैं। लोगों की बात हो रही है यहाँ। लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कई समानता है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं, दो ही समुदाय से हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिकसे, से एवं लमायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपनी आप को व्यस्त कर देते, क्योंकि शीत ऋतु में रहना आसान नहीं रहता है, तो उसमें काम वाम नहीं कर पाते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी हैं। वे केवल घर व खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय में दुकानें भी संभालती। लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायुमार्ग दोनों भली भांति पाई जाती है। सारी चीज पढ़ना लगेगा कि ये क्या छोटे बच्चों वाला, लेकिन सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। भले आपको मालूम है तब भी रीडिंग एक बार कर लेना। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे NH1 बोलते हैं, लेह को जोजिला दर्रा होते हुए, जो लेह लद्दाख की राजधानी है लेह, उसको जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये देखिए, मठ पढ़ लीजिए, थिक से मठ, इसमें कई प्रसिद्ध मठ भी हैं। और यहाँ देखिए मनाली, लेह, मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है और लेह जो इसकी राजधानी है। और लद्दाखी राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह नाम का राजमार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है। रोहताक ला, बारालाचा ला, नून गालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है, तभी खुलता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, हिम नंदों की शेर एवं उत्सव अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ के जनजीवन जो है, यहाँ के लोग अपने जनजीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जीना सीख गए हैं। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण
ये आवश्यकता अनुसार एवं मित व्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, यानी कायदे से रहते हैं प्रकृति के हिसाब से। ओके, सो ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये ना समझिएगा कि हाँ बहुत आसान है, जरूरी नहीं है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कम ही पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, थोड़े ही पॉइंट लिखिएगा और कुछ दिमाग में रखिएगा अपना। ओके, सो अगर किसी को नोट्स लेना है तो जो व्हाट्सएप नंबर है जो वीडियो के अंत में या अभी दिखेगा, तो उस पर आप संपर्क करिएगा, आपको नोट्स बहुत मामूली फीस पर मिल जाएंगे। ओके, वरना खुद का बनाइए, बहुत अच्छा है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपका खुद ही सब हो जाएगा। अपने हाथ से बनाना बेहतर होता है।